हेलो, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी सीए। आज जो टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा ग्रीन रेवोल्यूशन एंड एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, जो इस टॉपिक में मैं ग्रीन रेवोल्यूशन एक्चुअल में कवर करने वाली हूँ दैट इज़ कि आपका ग्रीन रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ है, तो जो बेसिक इसका बैकग्राउंड है आज हम उसको कवर करेंगे। एंड साथ ही में आपका जो एमएस स्वामीनाथन है, द पर्सन जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन, उनके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए टुवर्ड्स द ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या उन्होंने प्रॉब्लम जो इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर देखी है एंड उसको किस तरीके से उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की है, वो सब देखेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले कि ये जो आपकी एमएस स्वामीनाथन है, ये आपके अभी न्यूज़ में क्यों रहे हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज रिसेंटली अभी एमएस स्वामीनाथन जी की डेथ हुई है, जिस वजह से ये न्यूज़ में रहे थे। ठीक, सो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं बेसिक्स कि एमएस स्वामीनाथन जी कौन थे। ठीक, सो एमएस स्वामीनाथन जी जो हैं उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है विद द नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड की बात की, वर्ल्ड में अगर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अगर हम कहेंगे सो दैट विल बी नॉर्मन बोरलॉग। एंड नॉर्मन बोरलॉग के साथ काम किया हुआ है एमएस स्वामीनाथन ने, एंड इन दोनों के वर्क की वजह से ही इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो आपका स्टार्ट हुआ था। ठीक, सो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली है क्या, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है आपकी इन 1960s, मिड 1960s में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। ठीक, एंड इसी को ही बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, क्यों हम इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन को, दैट इज़ बिकॉज क्योंकि 1960s से पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम पर इंडिया की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा लो थी। ठीक, उसके बाद आपके कुछ नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी इंडिया को ड्रॉट्स देखने को मिल रहे थे, बैक टू बैक ड्रॉट्स इंडिया फेस कर रहा था जब वो आपका इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद। उससे पहले भी उसे ड्रॉट्स फेस करने पड़े हैं काफ़ी, एंड उसके बाद भी। अब इसकी वजह से जब ड्रॉट्स वगैरह हो रहे हैं तो उस टाइम पर जो इंडिया की एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो जितनी होती थी ना उससे भी ज़्यादा गिर गई। ठीक है, बहुत कम प्रोडक्शन होने लगी, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत सारा जो आपका ग्रेन्स है वो इम्पोर्ट करना पड़ता था। एंड उस टाइम पर जो इंडिया है वो अराउंड 10 मिलियन टन्स आपके ग्रेन्स यूएस से इंपोर्ट करता था अंडर PL 480 स्कीम के अंडर वो उसको इंपोर्ट करता था। एंड इसी वजह से उस टाइम पर इंडिया को कहा जाता था शिप टू माउथ इकोनॉमी। अब शिप टू माउथ इकोनॉमी से समझ आ रहा है आपको कि कैसी इकोनॉमी है, कैसा कंट्री है ये, कि अगर इसे खाना भी खाना है तो उसके लिए भी इसे बाहर से ख़रीदना होगा, ये खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन कंडीशन और सीवियर कब हो जाती है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद आपके जो फॉरेन एक्सचेंज है, इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा नहीं था उसके पास, क्योंकि जब ब्रिटिश इंडिया को इंडिपेंडेंट करके गए उस टाइम पर इंडिया की जो कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा पुअर थी। ठीक, सो इंडिया के पास कोई फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं था कि वो अपने जो ये इंपोर्ट है ग्रेन का उसको फाइनेंस कर सके। ठीक है, सो उस टाइम पर इतनी कंडीशन आपकी कह सकते हो सीवियर हो चुकी थी, लैक ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री, कि उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने ये नेशन को, पूरे नेशन वाइड ये अनाउंस किया था कि हो सके तो हर कोई आपका स्किप करे एक मील को, कम से कम एक मील आपकी स्किप कीजिए इन अ वीक। इस तरह का कॉल दिया गया था बाय द देन प्राइम मिनिस्टर। एंड स्पेशली ये जो आपकी स्किप करने को बोला गया था, ध्यान से, मतलब कम, जितना कम खा सके आप उतना खाइए, सिर्फ सर्वाइवल के अकॉर्डिंग। सो वो आपका वीट प्रोडक्ट्स था, क्योंकि उस टाइम पे देखा गया था कि अगर वेडिंग पार्टीज़ हैं तो उस टाइम पर भी वीट की चपाती सर्व नहीं की जाती थी, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन बहुत लो जा चुका था इंडिया के अंदर।
ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद आपका देखा गया कि स्वामीनाथन जी ने काफ़ी ज़्यादा अपना एक वर्क किया, ठीक है। उन्होंने बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च वगैरह की कि कौन सा ऐसा एग्रीकल्चर के लिए सीड या फर्टिलाइज़र क्या अच्छा रहेगा कि एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है वो बूस्ट कर सके, ठीक। सो उन्हीं के ही वर्क की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने लगभग 18,000 टन हाई यील्डिंग ड्राफ वीट वैरायटीज़ इंपोर्ट की थी, ठीक है। ये सीड्स मंगवाए थे जिनका नाम है लर्मा रोज़ो एंड सोनोरा 64। ये दोनों आपके मैक्सिको से सीड्स मंगवाए गए थे। एंड उस टाइम पे कहा गया था कि ये जो सीड्स हैं इनकी जो यील्ड है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक। एंड जिसकी वजह से इन्हें जब इंपोर्ट करके इंडिया के अंदर इन्हें ग्रो किया गया तो देखा गया कि इनका जो यील्ड था वो इतना ज़्यादा था कि जो एक टाइम पर इंडिया इंपोर्ट करता था, फिर उसने इनका यूज़ करने के बाद एक वीट एंड राइस का रेवोल्यूशन देखा। मतलब इंडिया एमर्ज हुआ एज ए सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर ऑफ सीरियल्स, एक्सपोर्ट तक करने लग गया। मतलब एक शिप टू माउथ जो इकोनॉमी है वो आपकी क्या बन गई, एक सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर बन गई सीरियल्स की इन सीड्स की वजह से, ठीक है। एंड अब अगर हम रिसेंट ईयर्स में देखें कि इंडिया कितना मतलब उसका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कैसा है, सो अभी जो ये लास्ट 3 ईयर्स हैं 2020 से लेकर 2022-23 तक, इस टाइम पे जो इंडिया है वो लगभग आपका 85 मिलियन टन्स ऑफ सीरियल्स एक्सपोर्ट करता है। मतलब अब जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी है उसमें इंडिया का एक कंट्रीब्यूशन जाता है थ्रू इट्स एक्सपोर्ट्स। एंड ये भी देखा गया है कि अभी 40% ग्लोबल एक्सपोर्ट्स जो है राइस का वो इंडिया से होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा आपका इंडिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर गया, ठीक। अब हम बात करते हैं एम.एस. स्वामीनाथन की। सो एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो एक काफ़ी अच्छे, काफ़ी एबल जीनियस थे एंड एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं। उन्होंने हेड किया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च को एंड वो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं फिलीपाइंस में, ठीक है। अब इन्हें जो अवार्ड मिला है वो इन्हें अवार्ड मिला हुआ है वर्ल्ड फूड प्राइज़ इन 1987। एंड ये जो आपका अवार्ड है ना, ये फर्स्ट अवार्ड था, फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज़ इन 1987 मिला था एम.एस. स्वामीनाथन को। एंड ये जो आपका प्राइज़ है वो सेटअप किया गया था बाय नॉर्मन बोरलॉग, ठीक। एंड नॉर्मन बोरलॉग कौन है, जिन्हें क्या मिला हुआ है, नोबेल पीस प्राइज़ तक मिला हुआ है, ठीक है। सो ये जो आपका प्राइज़ है ये क्यों बनाया गया था, ये इंस्टीट्यूट किया गया था क्योंकि एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर कोई भी नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता, तो इसीलिए दिया जाता है, वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया जाता है। एंड फर्स्ट किसको मिला था, एम.एस. स्वामीनाथन को। अब एम.एस. स्वामीनाथन को और भी अवार्ड्स मिले हुए हैं जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, लाल बहादुर शास्त्री नेशनलिस्ट अवार्ड, इंदिरा गांधी प्राइज़, ये सभी आपके प्राइजेज़ उनको मिले हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो अभी रिसेंट ईयर में उनका कंट्रीब्यूशन था। आपको लगेगा कि उनका कंट्रीब्यूशन 1960s में ही था, दैट्स इट, उसके बाद नहीं रहा, तो ऐसा नहीं है। एम.एस. स्वामीनाथन अभी रिसेंटली उन्होंने नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स इनकी चेयरमैनशिप ली थी। एंड इन्होंने कुछ आपके रिपोर्ट्स भी सबमिट की थी जब वो हेड थे, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स के। सो उनमें से एक रिपोर्ट में 2004 और 6 में जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी वो ये दी थी कि गवर्नमेंट को फार्मर्स को जो एमएसपी दिया जाता है दैट शुड बी बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50% रिटर्न पे देना चाहिए, ठीक है। एंड ये जो उन्होंने लाइन लिखी ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50% रिटर्न, इसको आगे काफ़ी ज़्यादा इंटरप्रेट किया गया। फार्मर्स चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को किस तरीके से कैलकुलेट करे, उसके अंदर आपका फार्मर्स चाहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट हो,
ये मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाए, जिसमें इंक्लूड होता है आपका आउट ऑफ पॉकेट जो फार्मर्स का एक्सपेंस है, साथ में इम्प्यूटेड वेजेस ऑफ फैमिली लेबर एंड इम्प्यूटेड रेंट ऑन द ओन्ड लैंड, इम्प्यूटेड इंटरेस्ट ऑन द ओन्ड कैपिटल। ठीक है, वो इन सभी तीनों चीज़ को ऐड करवाना चाहते हैं। लेकिन जो आपकी एनडीए गवर्नमेंट है वो आपका ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करती है वो करती है A2 प्लस FL के ऊपर कैलकुलेट करती है। बट द फार्मर्स वांट कि भैया आप कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट लो, सिर्फ A2 प्लस FL मत लो। ठीक है, सो ये जो आपका डिबेट है अभी तक भी चल रहा है, इसके ऊपर फार्मर्स की डिमांड रहती है एंड गवर्नमेंट आपका इतना कोई अभी तक टेंजिबल लिया नहीं है स्टेप की। हम देखे हैं कि भाई गवर्नमेंट ने A2 प्लस FL की जगह पर आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट किया है। ठीक, लेकिन एक और चीज़ जो MS स्वामीनाथन जी कर गए थे, मतलब जो इन्होंने एक सजेशन दिया था, दैट वाज ऑफ एवरग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, एंड उसके बारे में हम थोड़ा लास्ट में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि MS स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या क्या स्टेप्स लिए थे, जिसकी वजह से उन्होंने नॉर्मन बोरलॉग के साथ कोलैबोरेट करके इंडिया में जो सीड्स हमने अभी देखे थे, हाई यील्डिंग जो सीड्स हैं, उनका इंपोर्ट करवाया था। सो 1955 के अंदर हितोशी किहारा जापान के अंदर एक आपके जीनस थे जिन्होंने जापान में नोरेन 10 नाम का सीड बनाया था। ठीक, अब ये सीड कैसा था? सेमी ड्राफ्ट वैरायटी का ये सीड था। मतलब सेमी ड्राफ्ट तो समझिए ना, बहुत ज़्यादा लंबी लेंथ नहीं है, जो फुल लेंथ होती है ना वीट की, वो फुल नहीं है, बल्कि छोटी हाइट का ये आपका प्लांट है। ठीक है, सो स्वामीनाथन जी ने 1954 लेट 1954 में ज्वाइन किया था इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट न्यू दिल्ली एज एन असिस्टेंट साइटोजेनेसिस्ट। ठीक है, एंड इस टाइम पर इनका जो फोकस था, MS स्वामीनाथन जी का जो फोकस था, उनका था कि जो अभी जो वीट की वैरायटी उगती है इसका हम प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, जो ट्रेडिशनल वीट वैरायटी इंडिया में ग्रो की जाती थी ना, उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक, एंड जो उसकी लेंथ तो स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा लेंथ है उसकी, लंबी है, लेकिन उसकी जो स्टेम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि जैसे ही स्टेम के ऊपर आपके ग्रेन्स फिल होते हैं उसी वक्त आपका जो प्लांट है वो झुक जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंट हो जाएगा टुवर्ड्स द ग्राउंड, जिसकी वजह से वो ग्राउंड पे कभी कभी गिर भी जाते थे, बिल्कुल फ्लैट गिर जाएंगे। ठीक है, एंड जिसकी वजह से फिर आपकी ईल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती थी 1 से लेकर 1.5 टन्स पर हेक्टेयर, सिर्फ इतना ईल्ड आता था। ठीक है, सो स्वामीनाथन जी ने सोचा कि हमें कोई ना कोई नई वैरायटी बनानी होगी, जीन आपका एडिटिंग करके किसी तरह से। तो पहले उन्होंने ट्राई किया कि क्यों ना हम क्या करते हैं, ऐसी वैरायटी बनाते हैं जो आपकी हाई फर्टिलाइज़र डोज को टॉलरेट कर सके। ठीक है, सो उन्होंने जो प्रोड्यूस किया वो वीट 1 टन ऑफ वीट आपका रिक्वायरमेंट रखता था 25 kg ऑफ नाइट्रोजन का ईल्ड देने के लिए। ठीक है, और ईल्ड कितनी देता था वो? 4 टन पर हेक्टेयर की ईल्ड देता था। लेकिन अब एक बात सोचो, उस टाइम पर 1954 के टाइम पीरियड में जो फार्मर्स थे उस टाइम इंडिया में, क्या वो इतने ज़्यादा वेल्दी थे कि इतना सारा आपका नाइट्रोजन, ये तो 1 टन वीट को 25 kg नाइट्रोजन चाहिए, इससे ज़्यादा अगर किसी को उगाना है तो उसको बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए होगा, और वो अफोर्ड कैसे कर पाते स्मॉल फार्मर्स, आपके मार्जिनल फार्मर्स। सो उन्होंने सोचा कि अब तो भाई फर्टिलाइज़र तो सॉल्यूशन है नहीं, तो अब हम जाते हैं वीट प्लांट के ऊपर, देखते हैं प्लांट को ही कोई ना कोई चेंज करके हमें उसकी जो मेन प्रॉब्लम है उसे ख़त्म करना होगा। ठीक है, सो उन्होंने वीट प्लांट के आर्किटेक्चर के ऊपर ध्यान दिया। ठीक है, कि ये कैसा है। अभी तक क्या हो रहा था, हमने देखा कि वीट प्लांट कैसा था, ट्रेडिशनल कैसा उगता था, बहुत लंबा उगता था और उसकी स्टेम कैसी होती थी, वीक होती थी। ठीक है, सो उन्होंने कोशिश की क्यों ना मैं इसे कैसा कर दूं कि ये अब्जॉर्ब तो करे ज़्यादा न्यूट्रिएंट, ठीक है,
अब्जॉर्ब करके उन्हें अच्छे से और फिर ग्रेन्स के अंदर कन्वर्ट भी कर सके, ठीक। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, मेरा जो ये नया प्लांट होगा इसकी लेंथ ट्रेडिशनल से कम होनी चाहिए, मतलब सेमी ड्राफ्ट होना चाहिए, और इसकी स्टेम कैसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। अब जब स्टेम इसकी स्ट्रॉन्ग होगी ना, उस टाइम पे उन्होंने ये भी देखा कि जो आपके स्टेम के ऊपर टिप है ना, टिप जहाँ पर आपका ग्रेन होल्ड होता है उसको पेनिकल्स बोलते हैं, ठीक। तो उन्होंने ये बोला कि जो पेनिकल्स है ना वो भी इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आपके वो ग्रेन को सस्टेन कर सके काफ़ी लंबे टाइम तक। ये नहीं कि वो खुद ही गिरने लग जाए, मतलब बहुत बड़े लार्ज इनफ होने चाहिए आपके पेनिकल्स ताकि ग्रेन्स को वो बेयर कर सके, ठीक है। सो इस तरह का वो प्लांट चाहते थे। सो इन्होंने इनिशियली आपका डेवलप भी किया सेमी ड्राफ्ट वीट वैरायटीज़ थ्रू म्यूटाजेनेसिस, ठीक है, जीन एडिटिंग वगैरह थ्रू मॉडिफिकेशंस के थ्रू उन्होंने ये किया। लेकिन ना उससे हुआ क्या कि प्लांट की जो हाइट थी वो तो कम हो गई, ठीक, लेकिन उसके साथ साथ ना पेनिकल्स का साइज़ भी छोटा हो गया। और वो क्या चाह रहे थे, पेनिकल का साइज़ बड़ा होना चाहिए क्योंकि ग्रेन सस्टेन तो उसी को ही करना है, ठीक। सो फिर उसके बाद उन्हें पता है, स्वामीनाथन को पता चला नोरिन 10 वीट के बारे में पता चला कि इस तरह का एक वीट डेवलप किया गया है जापान में, ठीक है। फिर उन्हें बाद में ये भी पता चला कि ये जो वीट की वैरायटी है ये सैल्मन जो एग्रोनॉमिस्ट थे यूएस की ऑक्यूपाइंग फोर्सेस के साथ अटैच थे, एंड ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन सीड्स को आपका 1949 में यूएस ले जा चुके हैं, और वहाँ जाकर उन्होंने एक और साइंटिस्ट हैं वोगल, उनको ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। सो उस टाइम पर जो आपका यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था वहाँ पर उन्होंने नॉरेन 10 को क्रॉस ब्रीड किया, ठीक है, उसकी क्रॉसिंग की किसके साथ, यूएस के वीट्स के साथ क्रॉस किया। तो फिर आपके जो क्रॉसिंग करने के बाद आपके वोगल ने जो सीड प्रोड्यूस किया उसकी यील्ड थी 25% मोर देन द ओरिजिनल ग्रेन्स, एंड इसको बोला जाता था गेन्स, ठीक है। इस सीड को बोलते थे गेन्स बोलते थे। सो फिर उन्होंने स्वामीनाथन को पता चला कि चलो वोगल ने गेन्स वाले सीड्स वैरायटी बनाई है तो वो हम मांग लेते हैं कि भाई वो हमें वो सीड प्रोवाइड कर दें, ठीक है। सो उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया, स्वामीनाथन ने वोगल साइंटिस्ट से कांटेक्ट किया एंड ही वाज विलिंग टू गिव। लेकिन उन्होंने बोला कि देखो स्वामीनाथन, हमारा जो गेन्स वीट है ना वो विंटर का वीट है, मतलब आपके इंडिया की कंडीशन के अंदर वो नहीं उग पाएगा, ठीक है। जो अभी आपके यहाँ पर गर्मी वगैरह होती है, जिस तरह का क्लाइमेट है उसको वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। सो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप अप्रोच करो नॉर्मन बोरलॉग को, क्योंकि उन्होंने बोला, वोगल ने बोला कि मैंने जो नॉरेन 10 है जो ओरिजिनल था और जो क्रॉस ब्रीड था दोनों ही सीड्स मैंने नॉर्मन बोरलॉग को दे दिया है। एंड फिर उन्होंने क्या कहते हैं, नॉर्मन बोरलॉग ने ही आपकी उसकी और ज़्यादा क्रॉस ब्रीड करके और भी वीट की वैरायटीज़ बनाई हैं, ठीक। तो उन्होंने बताया कि नॉर्मन बोरलॉग ने जो क्रॉस ब्रीड किया है वो मैक्सिकन ग्रेन्स के साथ किया है। नॉरेन 10 को मैक्सिकन जो वीट है, वीट की वैरायटी है, उसके साथ क्रॉस ब्रीड करके आपके सेमी ड्राफ्ट जीन्स वाले वीट प्रोड्यूस करे हैं, जैसे कि सोनारा 63, सोनारा 64, मायो 64, लर्मा रोजो 64A, ये सब बनाए हैं एंड ये आपका कल्टीवेट हो पाएंगे इंडिया के अंदर। सो फिर उसके बाद स्वामीनाथन जी ने बोरलॉग से कांटेक्ट किया कि भाई हमें यहाँ पर आप वो दे दीजिए, सीड्स दे दीजिए, ठीक है। सो फिर उसके बाद लेकिन बोरलॉग ने एग्री तो कर दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि देखो मैं आपको सीड तब दूंगा जब मैं आपके इंडिया की जो कंडीशन है, ग्रोइंग कंडीशंस है, उसको स्टडी कर लूँगा। मुझे एक बार यहाँ की कंडीशन स्टडी करनी पड़ेंगी, तभी मैं आपको सीड दे पाऊँगा, तभी तो वो बता पाएंगे भी तुम्हारे यहाँ ग्रो भी होगा या नहीं होगा मेरा जो मैक्सिकन ब्रीड है, ठीक है। सो फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट मशीनरी है उन्होंने फिर बोरलॉग को इनवाइट किया एंड बोरलॉग फाइनली इंडिया में आए मार्च 1963 में, ठीक है। जब वो इंडिया में आए उसके बाद उन्होंने इंडिया की सारी कंडीशंस वगैरह देखी, तो फिर उन्होंने नॉर्थ इंडिया में ग्रो करने के लिए 100 kg आपके सीड्स
4 मैक्सिकन जो वैरायटीज़ थी हमने अभी ऊपर देखी, सोनारा 63, सोनारा 64, मायो 64 एंड लर्मा रोजो 64। ये चारों वैरायटीज़ अक्टूबर 1963 में इंडिया में सेंड कर दी कि आप इसे उगा के देख लीजिए। फिर ट्रायल किया गया फील्ड के अंदर, ठीक है, पटना, नगर, कानपुर यूपी में, लुधियाना पंजाब में, पूसा बिहार में, इन सभी जगहों पर रबी सीज़न के अंदर इसका टेस्ट किया गया। ठीक, भाई ये यहाँ पर ग्रो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो रिज़ल्ट क्या आया? ईल्ड बहुत ज़्यादा थी। इन हाई ईल्डिंग वीट की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई। तो इन्होंने फिर इसको क्या किया, आपका फार्मर्स को दिया 1964 में नवंबर में फार्मर्स को दिया, दिल्ली रीजन के फार्मर्स को, कि आप इन दोनों सीड्स को भी उगा कर देखिए। ठीक है, एंड तब भी देखा गया कि हाँ, ये आपके 4-4 टन की इनकी हार्वेस्ट आ रही है, मतलब आपका ये जो ग्रेन्स है यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं और इनकी ईल्ड काफ़ी अच्छी रहने वाली है। सो इस टाइम पर आपका जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, कहा जाता है कि अब उसके स्टार्ट होने का टाइम हो चुका है। अब आपकी इंडिया की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो स्काई रॉकेट की तरह इंक्रीज़ करने वाली है। ठीक है, सो फिर उसके बाद क्या हुआ? तो 1965 से 66, 1966 से 67 तक लगातार 2 साल तक ड्रॉट्स देखने के बाद इंडिया ने जब इन सीड्स को यूज़ किया, ठीक, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि हाँ, ये आपका प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सकती है। एंड इसी के लिए फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 18,000 टन ऑफ सीड्स, लर्मा रोजो 64A, सोनारा 64, इन दोनों सीड्स को इंपोर्ट किया। एंड उसके बाद तो इंडिया की जो प्रोडक्शन है वो फ्रॉम 72 टू 74 मिलियन टन से इंक्रीज़ हो गई टू 95 मेट्रिक टन इन 1967 से 68 तक, इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया। एंड उसके बाद तो अब तक हम आप जानते ही हैं, अभी हमने जैसे स्टार्टिंग में देखा था कि इंडिया एक्सपोर्टर ही बन गया। ठीक है, फ्रॉम शिप टू माउथ इकोनॉमी की जर्नी टू द एक्सपोर्टर की जर्नी यहाँ पर कंप्लीट होती है। मतलब मैंने आपको सारा बता दिया क्या बेसिक था। अब हम देखते हैं कि MS स्वामीनाथन जी ने जो वार्निंग दी थी उसके बारे में क्या है। ठीक है, सो MS स्वामीनाथन जी ने बोला था कि देखो, तुमने ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू कर लिया, बहुत बढ़िया, तुमने बढ़ा लिए, कल्टीवेशन इंक्रीज़ कर ली है, लेकिन अभी जो फ़िलहाल आपकी इंटेंसिव कल्टीवेशन की प्रैक्टिसेस चल रही हैं जिसमें आप सॉयल कंजर्वेशन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे हो, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ कर रहे हो, आप इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहा है पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड्स का। ठीक है, उसकी वजह से आपका जो लैंड है वो डेजर्ट बनता जा रहा है। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, इसको अब हमें टर्न करना चाहिए टू एवरग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब आपको प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करनी चाहिए बिना इकोलॉजिकल हार्म किए। अब आप क्या कर रहे हो? प्रोडक्शन करने के लिए आप इकोलॉजिकल डैमेज कर रहे हो। ठीक है, जिसकी वजह से जो आपकी फ्यूचर जनरेशन है उसको हार्म हो सकता है। ठीक, सो अगर हम अब सम अप करना चाहें क्या क्या ग्रीन रेवोल्यूशन के एलिमेंट्स थे, तो सबसे पहला एलिमेंट था हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ठीक, उसके बाद जो गवर्नमेंट है ग्रीन रेवोल्यूशन में फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीट और राइस ग्रो करो, उसके लिए गवर्नमेंट ने उस टाइम पर गारंटेड प्राइसिंग की जो स्कीम है MSP को स्टार्ट किया था। ठीक है, ताकि जो फार्मर है विदाउट इस डर के कि भाई मेरी फसल बिकेगी या नहीं बिकेगी आगे, बस सिंपली इस वीट और राइस को उगा सके, तो इसीलिए MSP स्टार्ट किया था ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर। और जो एग्रीकल्चर इनपुट्स थे उन पर भी गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती थी और एग्रीकल्चर की जो एक्सटेंशन सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड की जाती थी। एंड ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन आपका जो नेट सोन एरिया है उसका एक्सपेंशन होता है एंड डबल क्रॉपिंग सिस्टम आपका इवॉल्व होता है। मतलब आपका एक अभी हम जो ग्रो करते हैं वो कौन सा सिस्टम है, खरीफ पीरियड के ड्यूरेशन में करते हैं और एक रबी सीजन में करते हैं, उसको बोलते हैं डबल क्रॉपिंग सिस्टम। एंड जो मेन क्रॉप्स आपकी ग्रो की जाने लगी ड्यूरिंग दिस ग्रीन रेवोल्यूशन वो रही
आपकी वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, मेज। ठीक, मतलब मेन जो फोकस था वो फूड ग्रेन्स के ऊपर रहा है ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन, पर्टिकुलरली जो वीट पे रहा है। ठीक है, सो अगर हम देखें कि क्या पॉजिटिव्स रहे ग्रीन रेवोल्यूशन के, सो देखिए सबसे ज़्यादा तो बड़ा प्रॉफिट क्या रहा है कि क्रॉप यील्ड आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है, 2.5% पर ईयर इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, एंड जो इंडिया है उसने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर लिया इन द फूड प्रोडक्शन। अब उसे इम्पोर्ट्स पर नहीं, वो बल्कि एक्सपोर्ट करता है और अपना खुद का एक बफर फूड स्टॉक है इंडिया के पास। ठीक है, एंड जो आपकी प्राइवेट फार्मर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है क्योंकि उन्हें पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी फैसिलिटेट हुई है, क्रेडिट भी मिला है एंड न्यू टेक्नोलॉजी भी इन्हें फैसिलिटेट कराई गई है। साथ ही में जो एग्रीकल्चर है यहाँ पर जो टोटल ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है। नेक्स्ट आपका जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसने आपका सस्टेन्ड हाई रेट ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ रखा है। मतलब ऐसा नहीं कि कभी बीच में आपकी प्रोडक्शन कम हुई हो किसी ईयर्स में, ऐसा नहीं हुआ। आपके हर साल आपकी जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर की वो पॉजिटिव ही रही है। ठीक है, नेक्स्ट इसने क्या किया है, जॉब्स भी जनरेट करी है इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स के लिए। लेकिन अब ये जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन है इसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो है अब वो सामने आने लग गए हैं धीरे धीरे। जैसे कि जो अभी फार्मर्स है उनका मेन फोकस क्या रहता है ग्रो करने पे, वीट, राइस, लिमिटेड क्रॉप्स। ठीक है, कोई भी लिमिट ये जो आपकी कुछ एक फोकस कर लिया कि इस पे एमएसपी मिलेगा, इस पे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, हम सिर्फ वही उगाएंगे। अभी जो आपके फार्मर्स है वो कोर्स सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, इन सभी को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट देखा गया है वो ये है रीजनल डिस्पैरिटीज़ इन डेवलपमेंट। मतलब आपका ग्रीन रेवोल्यूशन जो सबसे ज़्यादा फ्लरिश किया है वो आपका किया है हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी। इन 3 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन ने फ्लरिश किया है। लेकिन जो बाकी के रीजन्स हैं इंडिया में वहाँ पर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है। ठीक है, इसी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ हो रहा है एंड आपका जो ग्राउंड वाटर है उसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इरिगेशन के लिए। पर्टिकुलरली आप पंजाब रीजन की बात एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है ना जिन पे आपके जिस एरिया में ग्रो नहीं हो सकती है नेचुरली, उस एरिया में भी इरिगेशन के थ्रू आपकी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपका जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट हो रहा है। ठीक है, एंड जो आप बार बार सिर्फ कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स को ग्रो करते हो ना तो जो सॉयल न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिप्लीट कर रहे हैं। आप सॉयल को टाइम नहीं दे रहे हो कि वो आपका अपने सॉयल न्यूट्रिएंट्स को वापस से गेन कर सके, ठीक है, रिवाइव कर सके। एंड जिसकी वजह से आपके फर्टिलाइज़र्स के ज़्यादा यूज़ की वजह से पीएच लेवल चेंज हो रहा है सॉइल का और यील्ड भी अब डिक्लाइन करने लग गई है। ठीक, फार्म मैकेनाइजेशन की वजह से आपका जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी देखा जा रहा है। मतलब अब जो ज़्यादातर क्या करते हैं, कोई भी एग्रीकल्चरल काम करना होता है तो आपका कोई ना कोई मशीन के थ्रू कर लेते हैं। जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं जिनका यूज़ आपका ग्रो करने के लिए किया जा रहा है क्रॉप्स को, वो अब आपके हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट कर रहे हैं ह्यूमंस जो उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, एंड जो आपके फार्मर्स थे जिनके पास रिसोर्सेज थे उनको तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन का, क्योंकि उन्होंने जो कॉमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर का वो कर लिया है। ठीक, तो काफ़ी ज़्यादा वो अपना बेनिफिट कर पा रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो स्मॉल एंड मार्जिनल आपके फार्मर्स हैं जो बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव इनपुट आपका नहीं अफोर्ड कर सके, उन्हें इतना फ़ायदा नहीं हुआ है। ठीक, एंड आपका मशीन की वजह से, इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी की वजह से भी जो आपके सर्विस कास्ट ग्रुप्स थे उनका डिस्प्लेसमेंट देखा गया है। ठीक, एंड काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव लेबर रिलेशंस देखे गए हैं। ठीक, सोशल वायलेंस वगैरह भी होता है। सो ये सब थे आपके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। सो हम याद रख सकते हैं कि जो एवरग्रीन रेवोल्यूशन है वो क्यों ज़रूरी है, इन्हीं नेगेटिव्स की वजह से ही ज़रूरी है। ठीक है,
सो आज के लिए इतना ही इस टॉपिक में। आई होप आपको समझ आया होगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप स्टडिंग, बाय।